हेलो क्लास 9 बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू योर हिंदी क्लास। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी हिंदी गंगा की जो सीरीज है ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया है और 8 चैप्टर का भी रदास के पद हम कर चुके हैं। उन वीडियोस पर इतने सारे पॉजिटिव कमेंट आए और बोला आपने कि मैम इसको सीरीज को कंटिन्यू करिए, आगे के चैप्टर भी लेकर आइए। तो आपकी ही डिमांड पर मैं लेकर आ गई हूँ सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है क्या लिखूं। अब बच्चों एक बात बताइए, अगर आपकी क्लास में मैम आपसे कहती है नोटबुक और पेन निकालो और आपको निबंध लिखना है या पत्र लिखना है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि किस टॉपिक पर लिखना है, क्या कहेंगी मैम, क्या हम उस पर लिख पाएंगे। और अगर मैम टॉपिक दे दें तो शुरुआत कैसे करें उसकी, हम उसको एंड में क्या लिखें, बीच में हम उसके बारे में क्या क्या बताएं, हेडिंग लिखें या ना लिखें। तो आपका दिमाग ऐसे काम करने लगता है कि क्या लिखना चाहिए। सबसे पहले क्या आता है कि क्या लिखें, ठीक है। और कभी कभी पेन और कॉपी तो आपके पास होती है, लेकिन दिमाग चला जाता है छुट्टी पर। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं, सीखेंगे कि कैसे पद्मलाल पन्नालाल बख्शी ने इस कहानी के माध्यम से हमें बताया है कि कैसी कैसी सिचुएशंस होती हैं, क्या क्या चीजें सोची जाती हैं और क्या क्या चीजें हमें इंक्लूड करनी चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनके बारे में कि इनकी क्या क्या और रचनाएं हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, सब पढ़ते हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म सन 1894 में खैरागढ़ राजनंदगांव छत्तीसगढ़ तत्कालीन मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ कि अब छत्तीसगढ़ में एक खैरागढ़ गांव था, राजनंदगांव, वहां पर। हिंदी साहित्य में उनकी ख्याति कुशल आलोक कवि, निबंधकार, हास्य व्यंग्यकार के रूप में है। मतलब ये इनको बहुत ही ज्यादा, जैसे कवि निबंधकार निबंध लिखते थे, हास्य व्यंग लिखते थे, बहुत सारी चीजों में इनको ख्याति मिली हुई है हिंदी साहित्य में। निबंध लेखक के लिए वे विशेष रूप से स्मरणीय हैं। सबसे अच्छे ये निबंध लेखन लिखते थे, इसलिए इनको यहाँ विशेष रूप से जाना जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? पंचपात्र, पद्मवन और प्रबंध पारिजात, कुछ बिखरे पन्ने, निबंध संग्रह, अश्रुदल, शतदल काव्य है ये, झलमला, त्रिवेणी कहानी संग्रह है ये, विश्व साहित्य हिंदी कहानी साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी उपन्यास साहित्य ये आलोचना है। उन्होंने सरस्वती और छाया पत्रिकाओं का संपादन भी किया। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे कि आगे इनके बारे में ही है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने अपने लेखन में अध्यात्म, समाज सुधार, लोक जीवन को प्रमुखता दी है। उन्होंने अपने निबंधों में भारतीय कृषि एवं सामाजिक संबंधों का तार्किक मूल्यांकन और विश्लेषण किया है। उनकी रचनाओं में भारतीय और पाश्चात्य साहित्य के सिद्धांतों का सामंजस्य देखने को मिलता है। सन 1971 में उनका निधन हो गया। तो इनके बारे में हम जान लिए हैं। आइए अब पढ़ते हैं चैप्टर में। क्या लिखूं? निबंध में, ये एक निबंध है, इसमें निबंध में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने निबंध की रचना प्रक्रिया को समझाया है कि कैसे निबंध की रचना प्रक्रिया होती है। जब हम निबंध लिखते हैं तो हम क्या क्या करना चाहिए। इस निबंध में उन्होंने दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार शीर्षक 2 विषयों को लेकर निबंध लेखन में अपनी आने वाली कठिनाइयों की चर्चा की है। उनको 2 टॉपिक मिले थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी मैम टॉपिक दे, तो यहाँ टॉपिक थे दूर के ढोल सुहावने और एक है समाज सुधार। तो उनको जब ये लिखने को बोला गया तो उनको क्या क्या कठिनाइयां, क्या क्या मुश्किलें फेस करनी पड़ी, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। निबंध की रचना प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने निबंध लिखने के आदर्श तरीके को खोजने का प्रयत्न रोचक और सरल ढंग से किया है। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, बहुत सारे अलग अलग विचार होते हैं जैसे सबके, तो उनको सम्मिलित करके उन्होंने एक पूरा आदर्श तरीका खोजने का, उन्होंने कि हम एक प्रॉपर वे के किस तरीके से हम लिख सकते हैं, वो यहाँ पर बहुत ही मजेदार तरीके से और सरल तरीके से, इजी वे में बताया है। लेखक ने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए साहित्यिक और सांस्कृतिक संदर्भों का अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रयोग किया है। इस निबंध की आत्मपरक शैली, जिसमें लेखक स्वयं पाठकों से संवाद करता है, जो लेखक है वो पाठक, पढ़ने वालों से संवाद कर रहा है, ऐसा कि जो पढ़ रहा है उसको लगे कि जो लेखक है वो हमसे बात कर रहा है। इसे अधिक जीवंत, मतलब ये ऐसा लगे कि रियल में हो रहा है, आत्मीय और प्रभावशाली बनाती है। आइए निबंध लेखक की अन्य प्रक्रियाओं को समझने के लिए पढ़ते हैं। क्या लिखूं?
शुरू करते हैं। यहाँ से पाठ शुरू होता है। यहाँ पर एक कहानी है, कहानी में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से क्या क्या उनको कठिनाइयां आई और कैसे उनको उन्होंने दूर किया। मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक एजी गार्डनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। जब हम एक ऐसे मेंटल स्टेट में होते हैं कि हम लिख सकें, तो उनका ये कहना है उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लिखना ही पड़ता है। मतलब जब कोई लेखक होता है ना बच्चों, तो क्या होता है कि उसके वो ऐसे बताना चाह रहे हैं एजी गार्डनर कि उनके मन में और उनके हृदय में अंदर से स्फूर्ति सी आती है, दिमाग में कुछ थॉट आया, उसको फटाफट से वो लिखने का मतलब उसको लिखना ही पड़ता है। वो ऐसा डीप हो जाते हैं कि वो लिखना उनको बहुत अच्छा लगता है लेखक को, तो वो उसको लिखना पसंद करते हैं। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती, मतलब क्या विषय पर लिखना है वो चिंता नहीं है कि विषय क्या है, मन अच्छा है या फिर तुम्हारा कोई ऐसी अंदर से आप मोटिवेटेड हैं तो आप आराम से लिख सकते हैं। कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को ही भर ही देते हैं। मतलब जो आपके अंदर से हमारे अंदर से खुशी होती है वो सारी चीजें उस पत्र में उस निबंध में लिख जाती हैं। हेड टांगने के लिए कोई भी खुंटी काम दे सकती है, उसी तरीके से अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। वो कहते हैं कि जैसे खुंटी कोई भी हो, हमें हेड टांगनी है, टोपी टांगनी है, तो कोई भी खुंटी पर टांग सकते हैं। इसी तरीके से कि विषय कोई भी हो, हमारा मन का आवेग, जो हमारे मन के भाव हैं, उनको व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है, कोई भी विषय चल सकता है। असली वस्तु है हेट, जो मेन चीज है वो हेट, जो कि यहाँ पर बताया गया है कि आपका मन का भाव, आपके जो मन से स्फूर्ति है, वो कहते हैं कि असली वस्तु हेट है, खुंटी नहीं। खुंटी कोई भी हो, अब ये कह रहे हैं कि विषय कोई भी हो, बस मन का जो आवेग है वो अच्छा होना चाहिए। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। वो कहते हैं कि जो मन का हमारा भाव है वही मेन वस्तु है, जो विषय है वो मेन चीज नहीं है। गार्डनर साहब के इस कथन की यथार्थता में मुझे संदेह नहीं, पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया है। अब वो कहते हैं कि पद्मलाल पन्नालाल बख्शी कहते हैं कि ये जो इन्होंने बोला है, मुझे इस पर कोई वो नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे संदेह नहीं है, मुझे कोई डाउट नहीं है, ऐसा होता होगा। पर वो ये कह रहे हैं कि मेरे लिए सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि मैंने अंदर से कभी ऐसा फील ही नहीं किया, मानसिक स्थिति की ऐसे अनुभव ही नहीं हुआ उनको, कोई अंदर से ऐसे मनोभाव उत्पन्न हुए हो लिखने के, जिसमें भाव अपने आप उत्थित हो जाते हैं। मुझे तो सोचना पड़ता है, वो कहते हैं कि मुझे तो सोचना पड़ता है, जिस भी विषय पर लिखूं मुझे तो पहले सोचना, दिमाग चलाना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम भी करना पड़ता है। गलत लिखा जाता है उसको काटते भी हो, आप लोग एग्जाम में निबंध लिखते हो 10 बार उसको काटोगे, व्हाइटनर लगाओगे, ऐसे करके लिखते हो कि क्या लिखूं, इतना पेज खाली है अभी और मैम ने 5 मार्क्स का दिया है तो हमें और कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है। तो आपके भी ऐसे होता होगा, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूं। आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है। अब वो कहते हैं कि मुझे आज तो करना ही पड़ेगा क्योंकि उनको जनरली भी करना पड़ता है। अब वो विषय बताते हैं, आज मुझे नमिता और अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना है। अब 2 लड़कियां हैं, नमिता और अमिता, वो एक निबंध लिख रहे हैं उनके लिए, तो वो कहते हैं मुझे उनके लिए आदर्श निबंध लिखना है। नमिता का आदेश है कि मैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस विषय पर लिखूं। नमिता एक लड़की है, वो कहती है दूर के ढोल सुहावने पर लिखो। अमिता का आग्रह है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं। ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं, उनके परीक्षा में आए थे। जैसे आप अपने कहो किसी पापा से या मम्मी से कि मैम, मम्मी या आपकी अपनी मैम से बोलो कि इस टॉपिक पर मैम ने बताया है कि निबंध आएंगे, तो वो भी चाह रही थी कि वो उनको निबंध लिखना सिखाएं। दोनों टॉपिक वो दे चुकी थी और उन दोनों का पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। वो पहले लिखेंगे, फिर जो दोनों नमिता और अमिता हैं उनको रहस्य समझाएंगे कि कैसे
ये निबंध लिख सकते हैं। दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखे जा सके। एक टॉपिक है, सिर्फ निबंध में क्या होता है, एक टॉपिक होता है कि दूर के ढोल सुहावने। क्या आप इस चीज पर, ऐसा टॉपिक है ये कि क्या आप इस चीज पर 5 पेज लिख सकते हो? तो आप भी ऐसे सोचते हो कि इस पेज पर मैम ने एटलीस्ट 2 पेजेस का लिखने को दिया है, तो 2 पेज हम कैसे लिखें? ऐसे यहाँ पर बोला गया है। इसी प्रकार जिस समाज सुधार की चर्चा अनादि काल से लेकर आज तक होती आ रही है और जिसके संबंध में बड़े बड़े व्यक्तियों के भी विरोध हैं, उसको मैं 5 पेज में कैसे लिख दूं? अभी कहते हैं कि समाज सुधार तो इतना बड़ा टॉपिक है, पुराने टाइम से इसके ऊपर चर्चा होती आ रही है, सबके इतने मतभेद है, तो ये इतना बड़ा टॉपिक है, इसको 5 पेज में कैसे समेटूं? मतलब कोई छोटा टॉपिक है उसको भी 5 पेज में लिखना, कोई बहुत बड़ा टॉपिक है उसको भी समराइज करके 5 पेज में लिखना। तो यहाँ पर वो ये चीज बताएंगे। मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मति जान लूं, पहले यह तो समझ लूं कि आदर्श निबंध है क्या और वे कैसे लिखा जाता है, तब फिर मैं विषय की चिंता करूंगा। अब वो सोचते हैं कि पहले मैं सोच लूं कि आदर्श निबंध में हम क्या क्या इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या चीजें कम टॉपिक में हम ज्यादा बता सकते हैं, ज्यादा वाले टॉपिक से हम कम में उसको समराइज कर सकते हैं। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचना देखी। अब वो देखने लग गए हैं, जो लोग निबंध लिखते थे उनकी रचना देखने लग गए। एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए, छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। अब एक विद्वान ने बोला कि बहुत बड़ा निबंध लिखने से बढ़िया है कि छोटा निबंध लिखो, वो समझने में अच्छा होता है, क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रह सकती। इस कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है। जैसे आप अगर लिखना चाहो तो थोड़ी देर तो आपको सही चीज याद रहती है, बाद में आप भूल के उस निबंध में कुछ भी लिखने लग जाते हो, है ना। बहुत बार किया होगा आप सबने भी कि उस निबंध में अपनी तरफ से भी कुछ भी ऐड कर देते हो। तो वहां पर ये कह रहे हैं कि निबंध बड़ा होने से अच्छा है कि छोटा रहे, क्योंकि उसकी सुंदरता और मेन पॉइंट उसमें रहेंगे। तो वो कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है। अगर कोई आपसे कहे कि बेटा 2 पेज का निबंध नहीं लिखना, 1 पेज का ही लिखो, तो आप खुशी खुशी लिखोगे, क्योंकि 1 पेज का तो आप आसानी से लिख सकते हो। तो वो भी यही कहते हैं कि इसमें मेरा लाभ है, मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं। पर लिखूं कैसे? अब वो सोचते हैं कि चलो ये तो पता चल गया कि बहुत बड़ा निबंध नहीं लिखना, छोटा लिखना है, पर अब मैं उसको लिखूं कैसे? निबंध शास्त्र में उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के 2 प्रधान अंग हैं, कि अगर कोई हम निबंध लिखते हैं तो उसके 2 मेन पॉइंट हैं। वही वाले जो विद्वान है उन्होंने ऐसा बताया। सामग्री और शैली कौन कौन से हैं वो, कि क्या क्या तो सामग्री है उस निबंध की, कौन सी शैली में हमें लिखना है। पहले तो मुझे सामग्री एकत्र करनी होगी, सारी चीजें इकट्ठा करनी होंगी, विचार समूह संचित करना होगा। इसके लिए मुझे मनन करना चाहिए। यह तो सच है कि जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय में विचार आते हैं। जैसे आपका पसंदीदा सब्जेक्ट, अगर मैं बोलूं कि आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है साइंस और आपकी मैम साइंस का ही कोई टॉपिक लिखने को दे दें, तो आप उस पर आराम से लिख सकते हो। तो जो आपका पसंदीदा चीज होगी, आपके पसंदीदा सब्जेक्ट है स्पोर्ट्स, तो आपको किसी स्पोर्ट्समैन के बारे में लिखना पड़ जाए तो आप उसको बहुत अच्छे से लिखोगे। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो उसके विषय में उसके लिए बहुत सारे विचार आ जाते हैं। पर यह कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी, कि क्या ये ऐसा टॉपिक है कि दूर से दिखने वाली चीज अच्छी लगती है, इस पर भी निबंध लिखा जा सकता है। यदि यह बात पहले से ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता, पर अब समय नहीं है। मुझे तो यहीं बैठकर 2 ही घंटे में 2 निबंध तैयार कर देने होंगे। अब उनके पास समय था 2 घंटे, टाइम होता तो वो पुस्तकालय जाते, ये टॉपिक ढूंढते, लिख देते, पर अब उनके पास 2 ही घंटे थे, तो उनको 2 घंटे में 2 निबंध बनाने थे। मतलब 1 घंटे में एक। यहाँ न तो विश्वकोश है और न ही कोई ग्रंथ जिसमें इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो सके। वहां पर उनके पास इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास कर लिखना होगा। तो यहाँ बच्चों इस चैप्टर में सिखाया जाएगा कि आपके पास जब आप एग्जाम में क्या होता है, आपके पास आपकी नोटबुक होती है, अपना दिमाग होता है, अपना पेन होता है, तो आप उस टॉपिक पर कैसे लिख पाओगे और क्या क्या चीजें आपको लिखनी चाहिए निबंध में, यहाँ पर आप सीख जाएंगे पूरी तरीके से इस चैप्टर के आखिरी तक आते आते।
विद्वानों का कहना है कि निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए कि हमें कैसे तैयार करना है। अतएव सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी है। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसी रूपरेखा है। उनको ये भी रूपरेखा भी समझ नहीं आ रही। निबंध लिख लेने के बाद मैं उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूं, पर निबंध लिखने से पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए। जो सार है उस ये पूरी लाइन का, उसको मैं 10-5 शब्दों में कैसे लिखूं। बाद में पूरा निबंध लिखने के बाद उसको कोई समराइज करने के लिए बोले, छोटा 4-5 लाइन में करने को बोले तो कर सकते हैं, पर पहले क्या 4-5 शब्दों में लिखूं। क्या सचमुच हिंदी के सब विज्ञ लेखक पहले से अपने अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। एजी गार्डनर को तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है, क्योंकि वो सोचते हैं शीर्षक होगा तभी तो हम उसके बारे में लिखेंगे। तो वो बोल रहे थे कि शीर्षक नहीं चाहिए, आपके मन का भाव चाहिए, तो शीर्षक ही निकालने में उन्हें कठिनाइयां होगी। उन्होंने लिखा कि मैं लेख लिखता हूं और शीर्षक देने का भार मैं अपने मित्र पर छोड़ देता हूं, क्योंकि वो शीर्षक ही नहीं देते। पहले वो क्या करते हैं, पूरा अपने मन के भाव अच्छे से लिख देते हैं, शीर्षक उनका दोस्त देता है उसको पढ़ने के बाद। उन्होंने यह भी लिखा है कि शेक्सपियर को भी नाट्य लिखने में उतनी कठिनाइयां ना हुई होंगी जितनी कठिनाइयां नाटकों के नामकरण में हुई होंगी। तो उनका नाम देना नहीं आता था, शीर्षक देना नहीं आता था, तो वो इसलिए यही कहते थे कि नाटक को शीर्षक देना बहुत मुश्किल है, नाम रखना बहुत मुश्किल है। जैसे आपके घर में भी कभी छोटा बच्चा जन्म होता है तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं कि क्या नाम रखें, ये रखेंगे वो रखेंगे, इस तरीके से नाम रखना मुश्किल हो जाता है। तभी तो घबराकर नाम न रख सकने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम रख दिया जैसा तुम चाहो। मतलब उनका एक नाटक था जिसका नाम उन्होंने रख दिया जैसा तुम चाहो वैसा रख लो, मैंने तो लिख दिया है, इसलिए मुझसे तो रूपरेखा तैयार ना होगी। वो कहते हैं मुझसे रूपरेखा तैयार नहीं होगी, मैं सिर्फ नाटक पूरा लिख सकता हूं। देखो ये दोनों नमिता और अमिता लड़कियां हैं, उनके लिए इनको पत्र लिखना है। अब मुझे शैली निश्चित करनी है। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए, इसके लिए वाक्य छोटे छोटे हो, भाषा इजीली समझ में आए, प्रवाह हो, इसलिए जो भी वाक्य होगा छोटा छोटा रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पर हो एक दूसरे से संबंध, एक का संबंध दूसरे से होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक सेंटेंस में कुछ और बात कर रहे हैं दूसरे में कुछ और। यह तो बिल्कुल ठीक है, मैं छोटे छोटे वाक्य अपनी अच्छी तरह से लिख सकता हूं, पर मैं हूं मास्टर अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में तो समाप्त हो। जो वाक्य है वो कम से कम आधे पृष्ठ में तो समाप्त हो। बाणभट्ट ने कादंबरी में ऐसे ही विषय लिखे हैं। वाक्यों में अस्पष्टता भी चाहिए, क्योंकि यह अस्पष्टता या दुर्बोधता गार्भ्य ला देती है। इसलिए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष ने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियां डाल दी हैं जो क्यों ने ना सुलझ सके, और ना सेनापति ने भी अपनी कविता दुर्बोध कर दी है। तभी तो अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी निबंध के लिए आवश्यक बताया जाता है। तब क्या किया जाए, मतलब उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देना मुहावरे से, लोकोक्तियों से, कि जो दूसरा है वो उसमें दिमाग लगा के सोचे। इस टाइप से इनका कथन था श्रीहर्ष का। इन्होंने जानबूझकर ऐसी गुत्थियां डाली कि जो लोग उसको सुलझाने में दिमाग लगाए। अंग्रेजों के निबंधकारों ने एक दूसरी ही पद्धति को अपनाया है। उन्होंने निबंध इस आचार्य की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध ना हो, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है। मतलब इनके जो मैच नहीं होते दोनों आपस में, लेकिन अंग्रेजी साहित्य में उनका अपना अलग महत्व है। उस पद्धति के जन्मदाता मॉन्टेन समझे जाते हैं, जिन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। उनमें न कवि की उद्वात कल्पना रहती है, न आख्यायिक लेखक की सूक्ष्मदर्शी, न विज्ञों के गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। इसमें लेखक की सच्ची अनुभूति होती है, जो लेखक सबसे ज्यादा अनुभव करता है। इसमें उसके सच्चे भावों और उसकी सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उसमें उनका उल्लास होता है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा
रहती है न ही कल्पना की महिमा, जिसमें जीवन का गौरव भूलकर हम अपने में ही लीन हो जाते हैं। ऐसे पत्र कब लिखेंगे? जब हम अपने में ही लीन हो, न ज्ञान हो, अपने अकॉर्डिंग हम अपने पत्र लिखेंगे, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं। हमें जैसी जो चीज दिखाई देती है उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तब इस पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों ना निबंध लिखूं, मैं भी यही सोचूं, अपनी जो मेरे मन में आ रहा है दूर के ढोल सुहावने में, उसी तरीके से लिख दूं। मैं सबका संकलित क्यों करूं जैसा इंग्लिश में किया है? पर मुझे तो 2 निबंध लिखने, अब वो फिर से कंफ्यूजन में कि मैं भी ऐसे लिख दूं, पर मुझे तो 2 चीजों के बारे में लिखना है। अभी भी वो कंफ्यूजन में है। मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आई, फिर उन्होंने एक और अलग याद कर लिया। अमीर खुसरो, एक बार प्यास लगने पर वे कुएं के पास पहुंचे। वहां 4 औरतें पानी भर रही थी। पानी मांगने पर पहले उसमें से एक ने खीर पर कविता सुनने की इच्छा प्रकट की। जब उन्होंने पानी मांगा तो उन्होंने कहा कि खीर पर कविता सुना दो। दूसरी ने चरखे पर बोला, तीसरी ने कुत्ते पर और चौथी ने ढोल पर। अब अमीर खुसरो प्रतिभावान थे, वो इतने टैलेंटेड थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ही पद में चारों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी। चारों की इच्छा अलग अलग थी, एक कुत्ते के बारे में, एक खीर के बारे में और एक चरखे के बारे में और ढोल के बारे में। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। तो यहाँ खीर भी आ गया, यहाँ चरखा भी आ गया, यहाँ कुत्ता भी आ गया और यहाँ ढोल भी आ गया। चारों की इतना भी तो टैलेंट होना चाहिए कि चारों ने जैसे ही शब्द दिए वैसे ही उन्होंने अपनी कविता सुना दी। तो ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बहुत अलग अलग सुनाते तो 4 बार अलग अलग टाइम लगता। ऐसे ही 4 वर्ड, ऐसे ही मैंने भी देखा था कि 4 वर्ड दो और सॉन्ग बनाओ, ऐसे करके बहुत लोगों में भी टैलेंट होता है। मुझ में खुसरो की प्रतिभा नहीं है, मतलब वो इतने टैलेंटेड नहीं है कि कोई उनको वर्ड दे और वो आसानी से बना दे, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने में से मेरी कठिनाई आधी रह जाती है। अगर वो इस तरीके से स्वीकार करेंगे तो उनकी कठिनाई आधी रह जाएगी, उनको अब एक ही लिखना पड़ेगा दोनों में। मैं भी एक निबंध में इन दोनों विषयों का समावेश कर दूंगा। दोनों ही निबंध जो लिखने हैं एक में ही लिख देंगे और दोनों लड़कियों की बात भी पूरी हो जाएगी। दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जो कर्कश, जैसे जो बिल्कुल ढोल के पास सुनेगा, जो बिल्कुल डीजे पे कान लगा के सुनेगा, उसमें ऐसे कितनी बुरी आवाज आती है, लेकिन जो दूरी से सुनेगा उसको अच्छा लगता है। तो जो कर्कशता है वो उन तक नहीं जाती है, म्यूजिक अच्छा जाता है। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार करते हैं। कभी कभी ऐसा देखा है ना आपने कि आपके कान में बिल्कुल ही ढोल या बैंड या डीजे बज रहा हो तो कितना दुखदाई होता है, लेकिन दूर अगर कोई सुन रहा होगा उसको तो वो म्यूजिक अच्छा लगेगा। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाह उत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। आपने सुना होगा कहीं जैसे ढोल या बैंड बाजे की आवाज आती है तो हम क्या कहते हैं, शायद किसी की शादी हो रही होगी तभी ये ढोल बज रहा है, तो हमारे मन में वही विचार आ जाते हैं। कोलाहल से पूर्ण घर के कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधु की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। तो इतना इमेजिनेशन कर लेते हैं कि शायद कोई दूल्हा, यहाँ पे तो बहू की बात बताइए, नववधु की जो दुल्हन आती है घर में, वो उसकी कल्पना कर लेता है कि वो शर्मा रही होगी। ऐसे लड़के क्या सोचती हैं कि दुल्हन तैयार हुई होगी, शर्मा रही होगी, वो घर में बैठी होगी। लड़के क्या सोचते हैं, दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर आ रहा होगा, ढोल बज रहा है। तो सुबह सुबह ढोल बजते हैं तो समझ में ऐसे लगता है कि हो सकता है किसी लड़की के घर बहू आई हो विदा करके, तो वहां ढोल बज रहे हो, तो पूरी कल्पना बन जाती है। उस नववधु के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका का और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं। तो दूर वालों के लिए वो ढोल कर्कश नहीं रहता, वो सोचते हैं कि ऐसा वहां माहौल होगा, कितना अच्छा होगा। सच तो यह है कि ढोल की ध्वनि के साथ आनंद का कलरव, उत्सव का प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती। जो पास के लोग हैं उसी ढोल पर नाच रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं, चाहे वो उनके कान में कितना डीजे बज रहा हो उस पर भी नाच रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आनंद है, उत्सव हो रहा है, प्रेम का संगीत बज रहा है, तो वो सब चीजें उनको कर्कश नहीं लगती हैं। और दूरस्थ लोगों के लिए तो वह अत्यंत मधुर बन जाती है। दूर वालों के लिए तो और मजा आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर बहुत दूर ढोल बजता है, आवाज आती है, तो घर में भी नाचने का मन कर जाता है।
ऐसा भी होता है। यह बात सच है कि दूर रहने से हमें यथार्थता की कठोरता का अनुभव नहीं होता। यही कारण है कि जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, वो जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। क्या होता है कि जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, जो आपके दादा दादी हैं, वो सोचते हैं, वो अपने बचपन की बात बताते हैं, अपने जवानी की बात बताते हैं, तो वो लगता है कि वो कब उस टाइम पर कितने खुश थे। अब उस टाइम पर उनको कितने दुख दर्द झेलने पड़ रहे हैं, क्योंकि बीमारियां होती हैं तरह तरह की। तो इस तरीके से वो अपनी बाल्यावस्था की और तरुणावस्था की कहानियां बता रहे होते हैं। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं, पुराना ही सोचते रहते हैं कि पहले क्या हुआ, कितना अच्छा था। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, जो तरुण होते हैं उनके लिए भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत। तो जो बूढ़े लोग होते हैं, जैसे जो बच्चे, जैसे आपकी एज है, आप क्या सोचते हो, हम पढ़ लें लिख लें, हम डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, हमारा ये मन है, हम ये करें, हम अपने मम्मी पापा के लिए ये करें। तो आप सोचते हो फ्यूचर का। और जो वृद्ध लोग होते हैं, वो सोचते हैं अपने पास्ट का, कि हम ऐसा 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 करके आए हैं, तो कितना सुखद वो टाइम था। तो इस तरीके से वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। जो वृद्ध होता है, वो उसको उस टाइम की अवस्था बुरी लगती है। आप इस टाइम पर, आपको पढ़ना बुरा लगता है। जो आपके से निकलकर जॉब पर चले जाते हैं, उनको लगता है कि पढ़ाई ही ज्यादा बेटर थी। तो अपने ही टाइम पर कोई खुश नहीं होता, वर्तमान से पास्ट या फ्यूचर में रहते हैं। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं, कि भविष्य जल्दी से जल्दी ऐसा हो जाए, मेरी पढ़ाई खत्म हो और मेरी नौकरी लग जाए, इस तरीके से। और वृद्ध क्या करते हैं, वो अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम जैसे पहले करते थे, वो सब हम कर पाए। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव शुद्ध रहता है, और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। वर्तमान काल क्या है कि हम आगे और सुधार लाएंगे। आगे देखते हैं, मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता ना हुई हो, कि अपने जीवंत काल में कोई सुखी हो। तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए, पर सुधारों का अंत कब हुआ है। भारत के इतिहास में बुद्ध देव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। सुधारकों का दल नगर नगर और गांव गांव में रहता है। अब ये वो निबंध लिख रहे हैं, उसमें बता रहे हैं सारी बात। यह सच है कि जीवन में नए नए दोष उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार आते जाते हैं। न दोषों का अंत होता है और न सुधारों का। ना तो दोष ही खत्म होते, ना ही सुधार खत्म होते। सुधार आगे आगे खत्म और करने लग जाते हैं, तो और दोष निकलते आते जाते हैं। जो कभी सुधार थे, वही आज दोष हो गए। जो पहले सुधार थे, जो चीजें अच्छी चीजों के लिए, जैसे मोबाइल फोन आया, कि आप उससे अच्छी चीज कर सकते हैं, अपने दूर बैठे इंसान से आसानी से बात कर सकते हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग भी होने लगा, उसमें दोष भी आ गए। सुधार के साथ साथ दोष आते ही हैं, और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है, फिर और चीजें कस्टमाइज की जाती हैं, तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना जाता है। जैसे बच्चे फोन का मिसयूज करते हैं, तो क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों ने ऐसी ऐप लॉन्च करी कि बच्चे मिसयूज ना कर पाए। तो इस तरीके से चीजें बहुत सारी प्रगतिशील हमारा देश होता जा रहा है। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, जिसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाता है। जो उनका जो अभी वर्तमान है, वो आदमी क्या बन जाता है, अतीत बन जाता है। और आज जो तरुण है, जो आज वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। जो आज आपकी एज में जो बच्चे हैं, वो जॉब पर आकर क्या सोचेंगे कि काश इतना काम करना पड़ रहा है, और हम शायद पढ़ लेते, हम और पढ़ते, हम पढ़ना इजी था। क्योंकि पढ़ना क्या है, आपको एक रूम में टेबल चेयर होगी, आपके पास फैसिलिटी है, लाइट है, पंखा है, एसी कूलर सब लगे हुए हैं, तो आपको सिर्फ पढ़ना है। और जॉब के लिए आपको क्या है, बाहर जाके काम करना होगा, इतनी धूप हो, बारिश हो, सब में निकलना होगा। पूरे सबकी क्या होगा, उनकी जो जिसके लिए आप वर्क करते हैं, उनकी पूरी बात पे आपको उनको फॉलो करना होगा। तो जब लगेगा कि पास्ट अच्छा था। जो बूढ़े हो जाते हैं, उनको लगता था कि जॉब वाला टाइम अच्छा था, जो हमारा बचपन था वो अच्छा था। तो ऐसा आगे आगे होता रहेगा। जब आप उस अवस्था में होंगे, तो यहाँ के स्वप्न देखोगे। जब हम वृद्ध अवस्था में होंगे, तो मेरे वाले टाइम पर, जैसे अब मुझे लगता है कि हम जब पढ़ते थे, तो बहुत अच्छा टाइम था। आगे जाके मैं भी ये सोचूंगी कि जो
हम पढ़ा रहे थे ऐसे, वो बहुत अच्छा टाइम है। तो जैसे जैसे टाइम निकलता चला जाता है वो हम पुराने टाइम के स्वप्न देखने लग जाते हैं। उनके स्थानों में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा। जब आप आगे निकल जाओगे तो आपके जो छोटे भाई बहन है, ये और आने वाले बच्चे हैं, वो आपकी स्टेज पर आ जाएंगे। जहां कोई पर्सन जॉब कर रहा है, आप उन जॉब वाली जगह पर आ जाओगे। जो वृद्ध लोग हैं, हम उन वृद्ध लोग की जगह पर चले जाएंगे। तो ऐसा ये प्रोसेस पूरा चलता जाएगा, आपकी जगह पर कोई दूसरा आता चला जाएगा और भविष्य का स्वप्न देखेगा आपकी तरह। फिर वो भी भविष्य का स्वप्न देखेगा कि जॉब लगे, हम पढ़े लिखे, अच्छी जॉब लगे। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं, दोनों के स्वप्न अच्छे होते हैं, सुखद होते हैं। कि जॉब लगेगी तो अच्छी बात है, आपकी जॉब लगेगी, जो आपकी मेहनत करते हुए आप आ रहे हो तो वो बहुत ही अच्छी बात है, उसका आपको फल मिलेगा, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। अब लेकिन जब वृद्ध हो जाते हैं तो वो अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, तो वो भी अच्छी बात है कि जब वो अपने पास्ट के बारे में सोचे कि हम ये सब करके आए। तो ये सब चीज है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। जैसे आप लोगों को लगता है कि जॉब करना इजी है, तो बट बेटा खाली जॉब करना भी इजी नहीं है। अभी आपके लिए जो आपकी प्रेजेंट स्थिति है, आप उसमें इतना पढ़िए, इतना अच्छे से करिए कि आप फ्यूचर के बारे में ना सोचकर, वैसे ऐसा होता नहीं है, बट आपको ऐसा करना है कि अभी आपका पूरा फोकस स्टडी पे होना चाहिए। अगर आप अच्छे से पढ़ जाओगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, तो आप ऑटोमेटिकली ही अच्छी पोस्ट पर और अच्छी जगह पर जा पाओगे। और आप इन सब चीजों के बारे में, आपको जैसे दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, आपको लगता है कि वो अच्छा है, वो बेटर है। जैसे आप, बहुत लोग होता है कहते हैं कि जो जॉब करते हैं उनको लगता है कि घर बैठे जो लोग हैं वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जॉब के लिए बाहर निकलना पड़ता है, इतनी मुश्किल में काम करना पड़ता है। जो घर बैठे उनको लगता है कि जो जॉब कर रहे हैं उनकी लाइफ बेटर है, कि घर बैठने से बेटर है, घर में बैठे रहते हैं, काम करते हैं। पर जो बाहर जाते हैं उनकी एक पर्सनल, जो उनकी पर्सनैलिटी है वो भी चेंज होती है, इनकम भी जनरेट होती है। तो दोनों को दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, पर अपनी अपनी जगह पर सबकी कंडीशन जो प्रेजेंट में है वो अच्छी होती है। तो यहां पर उनके अकॉर्डिंग यहां पर उन्होंने दोनों ही पॉइंट को, दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार, दोनों ही पॉइंट को एक ही निबंध में उन्होंने लिख दिया। छोटा लिखा और उस पॉइंट को समराइज कर दिया। दोनों टॉपिक पर दोनों लड़कियों को उन्होंने एक ही निबंध में लिख कर दे दिया। यहाँ समाज सुधार की भी बात हुई है, यहाँ पर हमने समाज सुधारक की बात की कि वो दल चेंज होता चला जाता है। समाज सुधारक, नई नई चीजें आती हैं, सुधार होती हैं, उनमें दोष होता है। और हमने दूर के ढोल सुहावने से शुरुआत की थी और यहाँ पर उसमें अंत भी कर दिया। तो बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पर आपको निबंध लेखन की प्रक्रिया समझाई गई है कि बहुत बड़ा चाहे ना हो, लेकिन छोटा हो, वो हमें पूरी तरीके से समझा पाए कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो बच्चों, यहां पर आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इसकी बुक एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आपको खुद से अटेम्प्ट करनी है बुक एक्सरसाइज, और देखिए, क्योंकि आपके पर्सन टू पर्सन, आपके स्टूडेंट टू स्टूडेंट आंसर्स वेरी करेंगे। मैं जो आपको आंसर्स दूंगी उनसे भी डिफर आप अपने अकॉर्डिंग, अपने माइंड से आंसर लिखेंगे। तो अब मिलते हैं कि अब मैं आपको यहां पर सिखाया गया है कि निबंध लिखते टाइम आपके मन में क्या विचार होने चाहिए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगी कि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तब आपके माइंड में क्या आता है, आपको उसको अपने आंसर में लिखना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी पॉइंट नहीं समझ में आया है उसको मैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। शेयर कर दीजिए इसके अपने दोस्तों के साथ, और मिस्टी क्लासरूम को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।